अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हक़ाइक़ टीवी में आज हमारे साथ सीनियर एडवोकेट जनाब खालिद हाशमी साहब मौजूद हैं। हम इनसे ये जानना चाहें कि 9 मई के हवाले से जो आज भी सज़ाएँ दी गई हैं उनके बारे में जो अपनी राय से आगाह करें और जो उसके बारे में तासुरात हैं अदलिया के बारे में या इनके सज़ाओं के बारे में वकला बरादरी में उसके बारे में बताएं ज़रा कि वो क्या सोच रहे हैं कि क्या ये सज़ाएँ ठीक जा रही हैं, क्या गवाहियाँ ठीक हुई हैं, क्या जो प्रोसिक्यूशन है उसे ठीक केस प्लीड किया है। जी हाशमी साहब। जी थैंक यू वेरी मच बटालवी साहब, आपने मुझे अपने शो में लिया। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँ यार मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जो 9 मई का सानहा था वो तो पूरे पाकिस्तान में जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत है उसने कंडेम किया। मतलब 9 मई के सानहे पे ज़ीरो टॉलरेंस है। जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान से मुखलिस हैं, वो 9 मई के हवाले से वो कंडेम किया उन्होंने और 9 मई के हवाले से हर शख्स का जो है वो हार्ड लाइनर स्टांस रहा, क्योंकि वो सानहा नहीं होना चाहिए था। बहरहाल मैं ये नहीं कहता कि इदारे जो हैं वो सारे ही मुकद्दस हैं, लेकिन हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं, तो उस हवाले से हमारे जो मिलिट्री का अदारा है वो हमारे लिए बहुत अहम है। अगर वो है तो ये पाकिस्तान है। तो तमाम तर अच्छाइयों और बुराइयों के बावजूद कौमें कभी भी अपने कीमती असासे को, अपने ऐसे अदारों को जो उनको सिक्योरिटी फराहम करते हो, नुकसान नहीं पहुंचाती। बिल्कुल सही। तो ये जो हुआ उसके बाद से ये पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हुआ और बेशुमार लोगों को जो रिस्पॉन्सिबल थे 9 मई में, जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और एक प्लान करके किया, तो वो चीज़ें सारी जो है उनके डिज़ाइन, उनके प्लान्स जो हैं वो सामने आ गए और फिर ट्रायल चले और ट्रायल में प्रोसिक्यूशन ने बाज़ाब्ता वीडियो एविडेंस दी, क्लिप्स दिए, उसकी बेस पे सजाएं हुई। अब मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को एविडेंस की बेस पे, स्ट्रॉन्ग एविडेंस की बेस पे सजाएं हुई हैं तो वो तो दुरुस्त है, लेकिन जिन लोगों को उसमें बिलावजह मुलव्वस किया गया है, अगर उनको सजाएं हुई हैं तो वो सजाएं जो है अल्टीमेटली एपलेट कोर्ट जो है वहां से खत्म हो जाएगी। अगर किसी को गलत है, कोई लोग ऐसे भी हैं जो बिलावजह मुलव्वस किए गए। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें इसमें गलत जो है वो मुलव्वस किया गया है, कोई उनके पास हाँ, अगर वो सबूत देंगे तो वो सजाएं एपलेट कोर्ट्स जो है उनको अंडू कर देगी। ऐसी बात नहीं है। उन्होंने प्रोसिक्यूशन कोर्ट में ये उसके सबूत क्यों नहीं पेश किए? प्रोसिक्यूशन ने सबूत पेश किए हैं, लेकिन फिर भी प्रोसिक्यूशन के केसेस में बड़े लूप होल्स होते हैं। मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ, तो मैं इस हवाले से बताता हूँ कि बाज़ का जजेस से भी सजा देते हुए गलती हो जाती है। वो भी पूरी प्रोसिक्यूशन की एविडेंस को स्क्रूटनाइज नहीं करते और बाज़ का जो है वह नीचे सजाए मौत हुई होती है, ऊपर से बंदा बरी हो जाता है। ये हमारा जुडिशल सिस्टम इस तरह का है, इसमें नकाइस हैं बहुत ज़्यादा, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के हवाले से बहुत से नकाइस हैं जुडिशल सिस्टम में। और ये अगर ना होते नकाइस भी हैं और कुछ और भी मामलात हैं, वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट भी फैसले देती है जुडिशरी, तो वो भी सजाएं जो हैं वो अंडू हो जाती हैं अगर उनको बाद में मेरिट पे कोई कोर्ट देखे और कोई दलेर जज के पास को जाए और जो इन्फ्लुएंस ना ले किसी का, तो वो सजाएं भी अंडू हो जाती हैं अगर कोई करना चाहे। तो आपने देखा कि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के केस में एक सजा हुई और वो सजा जो थी वो इतनी गलत हुई कि एविडेंस जो है वो थी नहीं उनके खिलाफ, उनकी फिजिकल पार्टिसिपेशन नहीं थी उसमें, और वो एक डिक्टेटर ने
اپنے لوگوں کو استعمال کر کے وعدہ معاف گواہ بنا کے کسی نہ کسی طرح سے اس نے اپنے ایجنڈے کی تکمیل کرنی تھی، تو اس نے وہ سزا دلوا دی۔ اب اس کو دیکھیں آپ، جوڈیشل سسٹم کو دیکھیں آپ کہ اس کے 45 سال بعد ریفرنس کا فیصلہ ہوا، پریزیڈنشل ریفرنس کا، تو اس میں ایک بولڈ جج آیا جس کا نام قاضی فائز عیسیٰ تھا۔ اس نے پہلے تو 8 سال وہ ریفرنس جو ہے 16 سال وہ ریفرنس پینڈنگ رہا، اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کسی جج نے جرت نہیں کی۔ پھر ایک جرت مند جج آتا ہے جس کا نام قاضی فائز عیسیٰ تھا، وہ آتا ہے اور وہ پبلکلی یہاں آسمان جہانگیر کانفرنس میں یہ کہتا ہے کہ ہماری عدلیہ سے بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اور جس میں بہت بڑی غلطی جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کو انصاف نہ دینا تھا۔ تو اس کانفرنس کے فوراً بعد وہ سپریم کورٹ جاتا ہے، وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کیس کو ٹیک اپ کرتے ہیں، اور ٹیک اپ کرنے کے بعد جو ہے وہ اناؤنس کرتے ہیں اپنی ججمنٹ کہ یہ سزا غلط ہوئی تھی، اور بھٹو صاحب کو جو ہے وہ ڈیفینس کا موقع نہیں دیا گیا تھا، اور وہ فیصلہ میرٹ پہ نہیں تھا، اس کو انڈو کر دیا۔ تو یہ بیسیکلی جوڈیشری میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی جرت پہ بھی چیزیں بیس کرتی ہیں، ان کے لیگل ایکیومن پہ بھی بیس کرتی ہیں، اور وہ نظام عدل کو کس طرح سے چلانا چاہتے ہیں، کیا اس ملک کے عوام کو انصاف دینا چاہتے ہیں، یا ہمیشہ کی طرح انصاف کا قتل عام کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ ان کے اوپر جو ایک امپریشن تھا، جس طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک امپریشن چینج کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، انہوں نے بھٹو ریفرنس کو 45 سال بعد ٹیک اپ کر کے ایک بہترین جو ہے وہ ججمنٹ دی، اور دلیری سے دی، اور اس کو انڈو کیا جو ڈکٹیٹر کے دور میں ہوئی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں کو، تمام اداروں کو اپنی اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے، اور جوڈیشری جس کا خواب جو ہے وہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں، ہاشمی صاحب میں ایک چھوٹا سا فکر اگر ایڈ کر دوں، جی جی آئینی حدود ہاں جی تو وہ ہے جو ایک چند لوگوں نے بیٹھ کے آئین بنایا، جی جی مقدس شہباز بھی ہے، جی جی پاکستان کی اسلامتی کا ضامن ہے آئین، جی جی لیکن کیا ان لوگوں کو جو سزائیں دیتے ہیں، آپ جیسا آپ نے کہا بعض پریشر کے تحت بھی دیتے ہیں، ہاں جی کیا انہیں اپنی موت بھی یاد رکھنی چاہیے؟ کیا بالکل انہیں اپنا یوم حساب بھی یاد رکھنا بالکل 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 رکھنی چاہیے، اور میں بالکل یہ اس کو پرائرٹی نہیں اچھا دینی چاہیے؟ دیکھیں، میں بڑا جی جی اس کو آئین پہ بھی پرائرٹی نہیں دینی چاہیے؟ دینی چاہیے یہ میں کہنا چاہوں گا۔ یہ آپ کی بات میں بالکل 100% ایگری کرتا ہوں، بڑا کینڈیڈ ہوں اس معاملے میں۔ آپ دیکھیے نا کہ مولوی مشتاق نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو سزا سنائی تھی نا موت کی، اس کا کیا انجام ہوا؟ اس کے جنازے کو لوگ چھوڑ کے بھاگ گئے، اور جنازے کو، میت کو مکھیاں پڑی رہی، مکھیاں پڑ گئیں، اور وہ کافی دیر اس کی میت جو تھی، اپنے دور کا جو بادشاہ تھا، کنگ تھا، چیف جسٹس مولوی مشتاق، فرعون تھا اپنے بعد دور کا، اس فرعون کے جنازے کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ جو کردار تھے، ضیاء الحق کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی، ضیاء الحق کی ڈیڈ باڈی نہیں ملی۔ ان کرداروں کا آپ انجام دیکھیں نا، کہ اوپر کی جو ذات بیٹھی ہوئی ہے وہ انصاف خود کرتی ہے، پھر ان کے ساتھ یہی ہوا جنت دوزخ کا سین نہیں، یہیں بھی انصاف ہوا ان کے ساتھ۔ ضیاء الحق کی اینک دفن ہے فیصل مسجد میں، مولوی مشتاق کے ساتھ یہ بھی ایک لطیفہ ہے، جی جس بندے کی ہڈیاں تک پگھل گئی ہوں اس آگ میں، ہاں جی اور ایک ہڈی بھی نہ ملی ہو، ہاں جی اس کی اینک ثابت رہ سکتی ہے؟ رہ ہی نہیں سکتی۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اب دیکھیے نا آپ کہ وہ سزائیں دینے والوں کو آج کوئی جانتا نہیں ہے جنہوں نے غلط سزائیں دی۔ تو ذوالفقار علی بھٹو اپنی اس سزا کے 45 سال بعد بھی زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ اس لیے زندہ ہے کہ وہ شخص حق کی بات پہ کھڑا تھا، وہ سچ پہ کھڑا تھا، اس نے کمپرومائز نہیں کیا۔ تو یہ جو 9 مئی کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی، میں ادھر واپس آتا ہوں۔ بٹالوی صاحب، یہ جو کچھ بھی ہوا اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ تھا جنرل فیض حمید، ٹھیک ہے، جو پی ٹی آئی کو اس طرح سے برگلا کے اپنے ایجنڈے کو اچیو کرنا چاہ رہا تھا۔ اب جب تک فیض حمید کو سزا نہیں ہوتی، لیکن کیا اس کا پروف موجود ہے کہ ایجنڈے کے پیچھے؟ جی انہوں نے وہ بالکل اس کو اریسٹ، اس کو کسٹڈی میں ملٹری نے اسی وجہ سے لیا ہے کہ اس کے اگینسٹ پہلے ایویڈنس کٹھی کی ہے، پھر اس کو کسٹڈی میں لیا۔ وہ باقاعدہ پی ٹی آئی کے معصوم نوجوانوں کو گمراہ کرنے پہ میں اس کا کردار ہے، عمران خان کا بھی ہے اور اس کا بھی ہے۔ انہوں نے دیکھیں، کوئی بھی سیاسی لیڈر جو ہے نا، وہ اپنی جان بچانے کے لیے
नौजवान नस्ल को कभी ढाल नहीं बनाता। गिरफ्तारियां पीपल्स पार्टी के लीडर्स की भी हुई, गिरफ्तारियां नून लीग की, क्या उन्होंने कह दिया कि जाके आप जो है वो जना उस पर हमला कर दे? लेकिन ये तो हुआ, आप क्यों बोल रहे हैं जी कि सुप्रीम कोर्ट में भी हमला हुआ था जी, वो नवाज शरीफ ने किया था, बिल्कुल कराया था, और जजों ने भाग के जान हाँ वो ठीक है, लेकिन उसके बाद मुझे ये बताइए, उन्होंने जुडिशरी पे कराया, ये दिस इज ब्लेमिश ऑन द फेस ऑफ नून लीग, ठीक है, मैं वो मानता हूँ, लेकिन आप मुझे बताएं कि हमारे कायद को फांसी दी गई, बेनजीर को दिन दहाड़े मारा गया, क्या मिलिट्री इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाया पीपल्स पार्टी ने? किसी ने भी नहीं पहुंचाया, ठीक है। ये एक नई रवायत जो है वो कायम की खान साहब ने, और वो रवायत जो है वो इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए है, इस मुल्क को स्टेबलाइज करने के लिए नहीं है, क्योंकि फौज जो है वो बहरहाल हमारा एक बेहतरीन अदारा है, और उस अदारे की वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं, सलामती की ज़ामन है। आप देखिए ना, आप ये जो 6 मई को जो वाक़या हुआ है, इंडिया का जो अटैक था, अब ये देखें कि 3 दिनों में अगर आज पाकिस्तान की अफवाज जो है वो मजबूत ना हो, तीनों बर्री बहरी और दूसरी, तो ये सिस्टम जो है, ये आपको जिस तरह वेस्ट ईस्ट पाकिस्तान गया, तो आपका वेस्ट पाकिस्तान भी, उसकी सलामती भी खतरे में थी। तो लिहाजा हमें ये सोचना चाहिए, सियासतदानों को पॉपुलर लीडरशिप के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जो पॉपुलर लीडरशिप होती है ना, वो बटालवी साहब तारीफ ये बताती है कि वो फाशिज्म की तरफ चली जाती है, फाशिस्ट हो जाता है पॉपुलर लीडर। वो समझता है मैं कानून से भी बालातर हूँ, आइन से भी बालातर हूँ, मैं जो भी करूंगा ना लोग उसको फॉलो करेंगे। ये हिटलर के साथ भी हुआ, ठीक है। यही सेम पॉपुलर लीडरशिप इमरान खान के साथ प्रॉब्लम है। इमरान खान ने भी किसी कानून आइन के दायरे को मानने से इनकार किया, जिस वजह से मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में हमले हुए, यूथ गुमराह हुई, और आज जो यूथ है वो, मैं बड़े भारी दिल के साथ कह रहा हूँ कि नौजवान जो जिनका मुस्तकबिल ये था कि उन्होंने अफसर बनना था, यूनिवर्सिटियों में पढ़ना था, उन्होंने पाकिस्तान का वो फ्यूचर है, जिनको 10-10 साल सजाएं हो रही है, तो ये कोई अच्छी रवायत नहीं है कि स्टूडेंट बच्चे उनको सजाएं हो रही है। किसकी वजह से? पॉपुलर लीडर की वजह से, कि उस पॉपुलर लीडर ने उनको अपनी ढाल बनाया गिरफ्तारी से बचने के लिए, और उनको ये ट्रेनिंग दी कि भाई तुमने करना ही वो है, फसाद ही करना है, दंगाई करना है, गालियां निकालनी है, बदतमीजी करनी है। उनको लीडर जो होता है वो यूथ का मामार होता है, उसको बनाता है, उसको बिगाड़ता नहीं है। तो ये जो लीडरशिप इंट्रोड्यूस हुई, भाई आपकी पॉपुलैरिटी का क्या फायदा कि आपने इस मुल्क की यूथ को जेलों में भिजवा दिया है, आपने इस मुल्क की यूथ को जो है वो उनके मुस्तकबिल को दांव पे लगा दिया है। लोग आपके पीछे अगर चले हैं तो लोगों का अपनी ताकत का इस्तेमाल अक्लमंदी से करते हैं अगर आप, तो आज भी आप हुकूमत में बैठे होते, आज आप जेल में ना होते। तो ये जो शॉर्ट साइटेडनेस थी सियासी पॉलिसी में, और लोगों को इस तरह से इस्तेमाल करना, लोगों को मिलिट्री इंस्टॉलेशंस में हमले के लिए उकसाना या रियासत के खिलाफ खड़ा कर देना, तो वो गलत है। लॉयल्टी टू द स्टेट जो है वो हर शहरी का फर्ज है। अगर हम रियासत से लॉयल नहीं है तो फिर हमें रहने का हक नहीं है यहाँ पे। तो ये बटालवी साहब, ये बड़ा जुल्म हुआ है, और मैं कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आप कभी भी जब रियासत मुखालफ बयानियां बना के चलेंगे, रियासत के अगेंस्ट काम करेंगे, तो फिर आपको फूलों के हार तो नहीं पहनाए जाएंगे, फिर आपको गद्दार डिक्लेयर किया जाएगा, पूरी दुनिया में ये रिवाज है, फिर आपको जेलों में भेजा जाएगा। तो रियासत बहरहाल रियासत है, उसको मानना पड़ता है, उसकी ताकत को भी मानना पड़ता है, उससे टक्कर इस तरह से नहीं ली जाती। अगर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपके साथ ज्यादती कर रही है, जुल्म कर रही है, या आप समझते हैं कि भाई सियासत में इंटरफेरेंस की जाती है, तो भाई आप उसका सियासी तरीके से हल निकालें। आप सियासतदान मिलके बैठ के आपस में इत्तेफाक पैदा करें, फिर इस मुल्क में डेमोक्रेटिक नॉर्म्स जो है वो परवान चढ़ेंगे और ये मुल्क जमहूरियत की तरफ जाएगा। अगर आप एक उनके हाथों इस्तेमाल होते रहेंगे एस्टेब्लिशमेंट के, कभी कोई इस्तेमाल हो गया, कभी कोई हो गया, तो फिर इस मुल्क में जमहूरियत नहीं आएगी, क्योंकि आपकी आपस में लॉयल्टी बड़ी जरूरी है। उनको एस्टेब्लिशमेंट को उनके रोल तक कन्फाइन करने के लिए सियासतदानों का इत्तेफाक बहुत जरूरी है, उनका एक पेज पे इकट्ठे होना बहुत जरूरी है। ये आज भी इस चीज की जरूरत है, और सियासतदानों को मैं ये समझता हूँ कि होश के नाखुन लेने चाहिए। उनकी आर्मी की बी टीम बनने की वजह से
सारी पार्टियों की आज इस मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। अवाम सफर कर रहे हैं, अवाम के विल ऑफ द पीपल एस्टैब्लिश नहीं हो रही, अवाम के वोटों की अहमियत नहीं है। तो अगर ये मिल के बैठेंगे, कंसेंसस से चलेंगे, तो ये मुल्क यकीनन जमहूरियत की तरफ जाएगा। और ये जो सानिया 9 मई हुआ, इस तरह के साने दोबारा नहीं होंगे। और मैं विशफुल हूँ, विशफुल थिंकिंग है मेरी कि अल्लाह करे कि ये निज़ाम दुरुस्त हो और अदारे जो हैं वो अपनी अपनी आईनी हदूद में रह के काम करें और ये मुल्क आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया खालिद हाशमी साहब। नाज़रीन, आपने खालिद हाशमी साहब का तजिया सुना। इसमें कोई शुबे की बात नहीं कि ये सारी बातें हक़ाइक़ पे मबनी हैं। हमें सोचना है कि क्या ये मुमकिन नहीं कि तमाम जमातें इकट्ठी मिल के बैठें और मुल्क की मफाद में सोचें, बजाय ज़ाती मफादात के, बजाय मुल्क को लूटने खसूटने के, बजाय बाहर जायदादें बनाने के, इस मुल्क को भी तो बना दें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।